मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और मास्टर स्ट्रोक अब नए अंदाज में शुरू करें उससे पहले देश और दुनिया की सारी बड़ी खबरें 9 में 100 देख लेते हैं। पहले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, कोरोना जांच के लिए फोकस सैंपलिंग की तैयारी, विदेश से आने वालों पर रखी जा रही है नजर। कोरोना को लेकर यूपी सरकार अलर्ट पर, सभी बस अड्डों, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के लिए फोकस सैंपलिंग का खाका तैयार करने के निर्देश। कोरोना महासंकट के बीच राजस्थान के जैसलमेर में उमड़ा सैलानियों का हुजूम, होटल रिजॉर्ट्स पूरी तरह फुल, बड़ी संख्या में पहुंच रहे विदेशी सैलानी। कोरोना के खतरे के बीच नए साल पर जश्न मनाने मनाली में भी उमड़ी पर्यटकों की भीड़, सड़कों पर कई किलोमीटर लंबा जाम। पीएम मोदी की मां हीराबा का पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन, 100 साल की उम्र में हीराबा ने आज अंतिम सांस ली। पीएम मोदी ने बड़े भाई के साथ मां को मुखाग्नि दी, गांधीनगर के शमशान घाट में अंतिम संस्कार हुआ। पीएम मोदी ने मां हीराबा को आखिरी विदा से पहले नमन किया, मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। पीएम ने अपनी मां हीराबा के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, उनके साथ परिवार के और भी सदस्य मौजूद थे। हीराबा के अंतिम संस्कार में शामिल सिर्फ परिवार के लोग हुए, पीएम की सुरक्षा के मद्देनजर ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं। 28 दिसंबर से अस्पताल में भर्ती थी पीएम मोदी की मां, सुबह 3:30 बजे यूएन मेहता अस्पताल में निधन हुआ। पीएम मोदी ने खुद निधन की जानकारी ट्वीट के जरिए दी, लिखा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम, मां में मैंने हमेशा त्रिमूर्ति की अनुभूति की। मां को नम आंखों से विदा करने के बाद फिर कर्मपथ पर लौटे पीएम मोदी। हीराबा के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह ने संवेदना व्यक्त की, पीएम मोदी की मां को श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हीराबा के निधन पर दुख जताया, पीएम मोदी और उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। सीएम ममता ने पीएम की मां हीराबा के निधन पर दुख जताया, कहा, मां से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी नेता आईपी सिंह ने पीएम मोदी पर कटाक्ष किया, स्वतंत्र देव सिंह ने पलटवार किया, कहा, चापलूसों पर लगाम लगाएं अखिलेश, तो अखिलेश ने कहा, दुख की घड़ी में पीएम के साथ। हीराबा के निधन के बाद टला पीएम का बंगाल दौरा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शिरकत की, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कोलकाता में पीएम ने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, पीएम ने मांगी माफी, कहा, निजी कारणों से नहीं आ सका। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता की, बैठक में सीएम योगी, ममता बनर्जी समेत तेजस्वी यादव मौजूद। कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे पर भड़की सीएम ममता, नाराज होकर ममता ने मन से दूरी बनाई। दक्षिण की तैयारी में बीजेपी, कर्नाटक के मांड्या दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह। कर्नाटक से जेडीएस कांग्रेस पर शाखा प्रहार, कांग्रेस जेडीएस को बताया सांप्रदायिक पार्टी। साध्वी प्रज्ञा के शस्त्र वाले बयान पर उमा भारती का समर्थन, कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी ने तंज कसा, कहा, हिंसा वाले बयान बीजेपी देती है। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने राहुल को बता दिया पीएम पद का उम्मीदवार, 2024 में कहा, विपक्ष का पीएम पद का चेहरा राहुल। सीएम नीतीश ने दलाई लामा से मुलाकात की, बोधगया में महाबोधि मंदिर में सीएम नीतीश ने दर्शन किए। दिल्ली में बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोला, बीजेपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन। सड़क हादसे का शिकार क्रिकेटर ऋषभ पंत, दिल्ली से रोड की जाते समय हादसा, देहरादून के अस्पताल में इलाज जारी। झपकी लगने की वजह से हादसा हुआ है, डिवाइडर से टकराने के बाद आग का गोला बन गई कार, जलकर हुई खाक। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने ऋषभ पंत की मां सरोज पंत से फोन पर बात की, ऋषभ के परिवार से लगातार संपर्क में बीसीसीआई। तुनिशा केस में आरोपी शिजान को राहत नहीं, वसई कोर्ट ने 1 दिन की रिमांड बढ़ाई। तुनिशा की मां ने शिजान पर लगाए गंभीर आरोप, कहा, बेटी पर धर्म बदलने का दबाव, हत्या की भी आशंका जताई। हरियाणा के अंबाला में पंजाब ट्रक यूनियन ने नेशनल हाईवे जाम किया, ट्रक यूनियन को बहाल करने की मांग। पंजाब के संगरूर में दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मारी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का खतरा, बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली में ग्रैब 3 लागू, निर्माण तोड़फोड़ के कार्यों पर रोक। जम्मू कश्मीर के पुंछ में संदिग्ध गतिविधियों का शक, एलओसी पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, गोलीबारी का भी मुंहतोड़ जवाब। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी, चारों तरफ नजर आई बर्फ की मोटी परत। बर्फ की सफेद चादर से लिपटा नजर आया करगिल द्रास, लगातार बर्फबारी के चलते बंद हुए रास्ते, आवाजाही ठप। जम्मू कश्मीर के डोडा में बर्फबारी के साथ ठंडी हवा के चलते ठंड बढ़ी।
स्कॉटलैंड के ग्लासगो में पहले दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के लिए बनेगा मेमोरियल। लोकल काउंसिल ने मेमोरियल बनाने को मंजूरी दी। नौ में 100 आपने देखा, शुक्रिया बहुत बहुत रोमाना। अब देश और विदेश की तमाम खबरों को मास्टर स्ट्रोक के नए अंदाज में दिखाने का वक्त आ गया है। हमारा वादा है आपसे, एक भी खबर आप मिस नहीं करेंगे। लेकिन शो की शुरुआत उस खबर से जिसने आज पूरे देश को रुला दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा पंचतत्व में आज विलीन हो गई। 100 साल की हीराबा ने अस्पताल में आखिरी सांस ली। मां के निधन की खबर सुनकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंचे। मां की अर्थी को कांधा दिया, मुखाग्नि दी। आज पीएम मोदी की आंखें नम थी, लेकिन बेटे का फर्ज भी उन्हें अदा करना जरूरी था। और इस तरह 100 साल की हीराबा बेटे नरेंद्र को अकेला छोड़कर अनंत सफर पर निकल पड़ी। जब हीराबा पंचतत्व में विलीन हो रही थी, तब मोदी पास ही खड़े थे। माँ को एकटक निहार रहे थे, मानो कह रहे हो, माँ अब मुझे कौन संभालेगा, अब मुझसे बातें कौन करेगा, अब मेरी परवाह कौन करेगा। जब मैं थका हारा घर पर लौटूंगा तो मेरे खाने की थाली सजाकर कौन देगा, मुझे कौन आशीर्वाद देगा, मेरी बलाएं कौन लेगा। इस एक पल में बेटे नरेंद्र के मन में न जाने कितनी ही यादें सिमटकर सामने आ गई होंगी। उनकी आंखों में माँ की कितनी स्मृतियाँ कौंध रही होंगी, कोई नहीं कह सकता। लेकिन इतना जरूर है कि आज एक तपस्विनी माँ कर्मयोगी बेटे को छोड़कर चली गई। हीराबा ने अहमदाबाद के अस्पताल में शुक्रवार तड़के 3:30 पर आखिरी सांस ली, नश्वर शरीर को त्याग दिया। बेटे नरेंद्र के ही शब्दों में कहें तो शानदार शताब्दी का ईश्वर के चरणों में विराम। उन्होंने ही ट्वीट करके हीराबा के निधन की जानकारी दी। मोदी ने लिखा, माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। इसके बाद प्रधानमंत्री सुबह 7:45 पर अहमदाबाद पहुँचे। यहाँ से वो सीधे गांधीनगर के रायसर गांव में भाई पंकज मोदी के घर गए। इसी घर में माँ हीराबा की पार्थिव देह रखी गई थी। मोदी पहुँचे, माँ के चरणों को प्रणाम किया और फिर अंतिम संस्कार की रस्म शुरू हो गई। हीराबा की पार्थिव देह उसी कमरे में रखी गई थी जिसमें 4 दिसंबर को उन्होंने बेटे नरेंद्र मोदी के साथ बैठकर चाय पी। बेटे नरेंद्र के पहुँचते ही माँ की अंतिम यात्रा शुरू हुई। जिस तरह अभी तक मोदी ने माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ा, माँ के आखिरी सफर में वो उनके साथ ही दिखे। माँ की अर्थी को कांधा दिया और फिर अंतिम सफर में पार्थिव देह के साथ शव वाहन में ही बैठे रहे। इन तस्वीरों ने सभी को झकझोर दिया। आखिर में वो पल भी आया जब माँ हीराबा को बेटे नरेंद्र से हमेशा के लिए विदा होना था। जीवन के अंतिम सत्य का आखिरी पड़ाव गांधीनगर का शमशान घाट था। यहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ हीराबा का अंतिम संस्कार किया गया। बेटे नरेंद्र ने माँ को अंतिम प्रणाम किया, बेटे की जिम्मेदारी का निर्वहन किया और फिर कर्म पथ पर निकल गए। और आज जिन तस्वीरों, जिन लम्हों का ये देश गवाह बना है, चश्मदीद बना है, उसके बाद एक बार फिर से ये बात सही साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा कोई नहीं है। और ये बात यूं ही नहीं कही जाती है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले कि एक बेटे का फर्ज निभाने के साथ साथ उन्हें देश की जिम्मेदारी को भी कांधा देना है, उसका भी निर्वहन करना है। ये 2 तस्वीरें बानगी है, उदाहरण है इस बात की। देखिए, ये माँ को मुखाग्नि देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से कर्म पथ, कर्तव्य पथ पर आपको नजर आए। आंखें नम है, दिल भारी है, लेकिन वो ये जानते हैं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। और इसीलिए इतने पर्सनल लॉस के बावजूद प्रधानमंत्री कर्म पथ पर निकलते हैं। एक एक मिनट देश को किस तरह समर्पित है, इसका अंदाजा तभी लग गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मां के अंतिम संस्कार के फौरन बाद जो उनका तय कार्यक्रम था उसमें लौटे। मां हीराबा को प्रधानमंत्री मोदी ने मुखाग्नि दी। कर्मवीर बेटे ने मां को नम आंखों से आखिरी नमन किया। मां को खोने का गम सब जानते हैं, लेकिन हर गम को भुलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्म पथ पर निकल गए। प्रधानमंत्री मोदी फौरन काम में जुट गए। मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित प्रोग्राम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिरकत की और रिमोट दबाकर कोलकाता में रेलवे की कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कोलकाता में मेट्रो प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखाकर उद्घाटन किया। मोदी के कर्मयोगी अवतार ने फिर दिखा दिया कि उनका एक एक मिनट देश सेवा के लिए समर्पित है। हमें हर दिन का उपयोग
राष्ट्र निर्माण में करना है। हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। ऐसे ही कोई कर्मयोगी नहीं बन जाता। कर्तव्य पथ पर पूरी निष्ठा के साथ चलने के लिए काठ का कलेजा चाहिए। पीएम मोदी के इसी अनुशासन और समनिष्ठता का विपक्ष भी कायल रहा है। मां हीराबा के अंतिम संस्कार के बाद जब मोदी कर्तव्य पथ पर थे, तब पीएम की कर्मठता देखकर खुद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी से गुजारिश की कि वो थोड़ा रेस्ट कर लें। I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. मोदी को करीब से जानने वाले मानते हैं कि कर्तव्य सर्वोपरि की भावना उनमें शुरू से ही है। जो माता पिता ने सिखाया, उसी को बेटे ने आगे बढ़ाया। जब 1989 में पिता का निधन हुआ, तब भी मोदी सारे क्रियाकर्म करने के बाद इसी तरह काम में जुट गए। फर्क सिर्फ इतना था कि तब पार्टी की जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे। अहमदाबाद में एक विशेष बैठक थी। हम जब वहां पहुंचे तो स्वाभाविक रूप से पूछा कि नरेंद्र भाई आए नहीं अभी तक। तो हमको बताया गया कि आज उनके पिता का देहांत हो गया है। दोपहर के समय नरेंद्र भाई तो आ गए, तो हमको भी आश्चर्य लगा कि पिताजी का देहांत हुआ है और वो आ गए हैं। सुबह 11:30 बजे से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम तय थे। बेटे का फर्ज निभाने के बाद मोदी ने प्रधानमंत्री का फर्ज निभाकर फिर बता दिया वो सच्चे कर्मयोगी हैं। आज सुबह 6:02 का वो वक्त जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को, दुनिया को बताया कि उनके साथ क्या हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मां को एक तपस्वी, एक कर्मयोगी के तौर पर याद करते हैं। लेकिन एक सच ये भी है कि गुजरात के वडनगर का नरेंद्र वो देश का मोदी ऐसे ही नहीं बन गया। उसके पीछे हीराबा की मेहनत और लगन है, सच्ची निष्ठा है, तपस्या है। कुछ वक्त पहले ही जून वो तारीख थी 18, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा 100 साल की हुई थी, तो उन्होंने एक ब्लॉग लिखा था। उस ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने ये भी बयां किया कि ये रिश्ता कितना मजबूत है, कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने वो पल भी याद किए जब हीराबा के दिन मुश्किल भरे थे, लेकिन चेहरे पर कभी शिकन वो आने नहीं देती थी। मोदी ने लिखा है कि मुझे जो अपनी मां का प्यार मिला है, वो अफसोस उनको यानी हीराबा को नहीं मिल पाया, क्योंकि जब वो 6 महीने की थी तब उनकी मां हीराबा की उनका निधन हो गया था। जीवन में अभावों की अग्नि थी, गरीबी से अथाह संघर्ष था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा का हौसला कभी नहीं टूटा। कभी चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। मां की कर्मठता, लगन और अथाह मेहनत ने ही वडनगर के नरेंद्र को देश का मोदी बनाया, सत्ता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया। इसका पूरा श्रेय खुद मोदी अपनी मां को देते हैं। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। कर्तव्य, कर्मठता और कर्मनिष्ठा के मायने पीएम मोदी ने मां हीराबा के संघर्ष भरे दिनों से ही सीखे। जीवन के आखिरी दिनों तक हीराबा अपना सारा काम खुद करती थी। अनाज पीसने से लेकर चावल दाल छानने तक का सारा काम करती थी। पीएम मोदी जब भी मां की संघर्ष गाथा सुनाते हैं तो बताते हैं कि कैसे हीराबा अभावों को भी अवसर बना लेती थी। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती हैं। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। पीएम मोदी अक्सर कहते हैं कि उनकी मां बेहद सरल हैं, लेकिन असाधारण हैं। 18 जून को जब हीराबा का 100वां जन्मदिन था, तब पीएम मोदी ने बेहद भावुक ब्लॉग लिखा था। माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, जीवन की ये वो भावना होती है जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। समय का सदुपयोग कर्मवीर की ताकत है। माँ हीराबा से पीएम मोदी ने जीवन भर यही सीखा।
मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। हीराबा का संपूर्ण जीवन संघर्षों से गुजरा। मां के इसी संघर्ष का दर्द पीएम मोदी के लफ्जों में छलका। मोदी ने लिखा, मुझे जो मां का प्यार मिला, अफसोस वो उनको कभी नहीं मिल सका। मेरा ये मानना है कि माँ अपने बच्चों से कभी दूर नहीं जा सकती है और यकीन है मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ अब उनमें समा गई है। आगे बढ़ना है उस खबर के साथ जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। ये खबर आई ऋषभ पंत से जुड़ी हुई। विकेटकीपर बैट्समैन इंडिया के आज वो बाल बाल बचे। उत्तराखंड के रुड़की में उनकी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ और ये तस्वीरें आपके सामने, ये सीसीटीवी फुटेज है। डिवाइडर से पंत की गाड़ी टकराई, फिर उसमें आग लग गई। एक्सीडेंट की सीसीटीवी फुटेज रोंगटे खड़े करने वाली है। नए साल के आगाज से कुछ घंटे पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत की इन तस्वीरों ने क्रिकेट फैंस के चेहरे पर मायूसी ला दी। सुबह सुबह खबर आई कि पंत की कार का एक्सीडेंट हो गया है और उनको गंभीर चोटें आई हैं। ऋषभ पंत कुछ घंटे पहले ही दुबई से भारत लौटे थे और अपनी मां को सरप्राइज देने के चलते दिल्ली से रुड़की के लिए रवाना हुए थे। पुलिस के मुताबिक उनकी गाड़ी की रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज थी और इस बीच उनकी झपकी भी लग गई। ये हादसा रुड़की बॉर्डर के नजदीक नारसन बॉर्डर पर और हम्मदपुर झाल के पास हुआ। एक्सीडेंट के बाद पंत की कार में आग लग गई और वो शीशा तोड़कर बाहर निकले। जैसे ही हम सुबह निकले, 5 बजे का समय था फिक्स, तो गाड़ी घिसरती हुई आ रही थी, पतले खाती हुई, तेजी पे थी गाड़ी बहुत। और जैसे हम उसके करीब पहुंचे तो गाड़ी में पूरी तरह से आग लग रही थी। इसमें हमारी टीम जो है सीसीटीवी फुटेज इन चीज़ों की जांच कर रही है। बाकी अभी तक की जो जानकारी है उसमें वो सकुशल है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज नहीं है। ऋषभ पंत का देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाज चल रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक पंत खतरे से बाहर हैं और बातचीत कर रहे हैं। बीसीसीआई की मेडिकल टीम लगातार देहरादून के मैक्स अस्पताल के साथ संपर्क में है। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने खुद पंत की मां से फोन पर बात करके उनका हालचाल जाना। बीसीसीआई मेडिकल टीम के मुताबिक ऋषभ पंत के राइट आई के ऊपर 2 गहरे चोट लगे हैं, जिसकी वजह से उन्हें टाँके लगने की जरूरत पड़ी है। उसके अलावा उनके राइट एंकल की लिगामेंट भी टूट चुकी है, जिसकी सर्जरी भी हो सकती है। इसके अलावा माइनर बर्न्स हैं पीठ और गर्दन पे। ऋषभ पंत के मेडिकल चेकअप्स हो चुके हैं। उनकी हालत अभी कंट्रोल बताई जा रही है। ये कोई चमत्कार ही है कि इतने भयंकर एक्सीडेंट के बाद भी उनकी जान बची। लेकिन जिस वक्त ऋषभ पंत के एक्सीडेंट के वीडियोस और फोटो शेयर किए जा रहे थे, उसी दौरान वर्ल्ड फुटबॉल के लिए शॉकिंग न्यूज आई। सदी के सबसे बेहतरीन फुटबॉलर्स में शुमार और ब्लैक पर्ल के नाम से मशहूर पेले का निधन हो गया। ब्राजील को 3 बार वर्ल्ड कप जिता चुके पेले कैंसर से जंग हार गए, लेकिन उनके फैंस ये कह रहे हैं कि पेले ने अपनी टीम को एक बार फिर से वर्ल्ड कप हासिल करते हुए देखा और उसके बाद इस दुनिया को अलविदा कह गए। Football is brought down by Villas number 12. Is Edu for Santos. वो 82 साल के थे और पिछले कुछ वक्त से किडनी और प्रोस्टेट की बीमारियों से जूझ रहे थे। बीते साल सितंबर में उनके आंत की सर्जरी हुई थी और एक ट्यूमर निकाला गया था। इस ट्यूमर के बारे में उनके एक रूटीन टेस्ट के वक्त पता चला था और फिर इस साल नवंबर में वो दोबारा अस्पताल में एडमिट हुए थे। उनका इलाज साओ पाउलो के अस्पताल में चल रहा था। पेले को दुनिया फुटबॉल के जादूगर किंग ऑफ फुटबॉल के नाम से भी जानती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि 21 साल के लंबे फुटबॉल करियर में पेले के नाम 1363 मैचों में 1281 गोलों का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पेले अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 3 बार वर्ल्ड कप जीता। 1958, 1962 और 1970 में वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं पेले। इन्हीं उपलब्धियों की वजह से फीफा ने साल 2000 में पेले को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी से नवाजा था। पेले की मौत के बाद उनके ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक इमोशनल ट्वीट भी किया गया, जिसमें लिखा था, पेले सिर्फ एक महान खिलाड़ी भर नहीं थे, वो उससे भी ज्यादा थे। फुटबॉल के हमारे बादशाह, विजेता, ब्राजील के सबसे बड़े प्रतीक थे। वो मुश्किलों से कभी नहीं घबराए। उन्होंने अपने पिता से वर्ल्ड कप जीतने का वादा किया था और उन्होंने हमें 3 वर्ल्ड कप गिफ्ट किए। उन्होंने हमें नया ब्राजील दिया और हम लोग उनकी विरासत के लिए आभारी हैं। थैंक यू पेले। उनके निधन पर दुनिया भर के दिग्गज फुटबॉल प्लेयर्स ने रिएक्ट किया। इसी महीने वर्ल्ड कप जीतने वाले लियोनेल मेसी ने पेले के साथ अपनी एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा है, रेस्ट इन पीस पेले। इसी तरह रोनाल्डो और नेमार जैसे खिलाड़ियों ने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। ब्राजील टीम के स्टार नेमार ने लिखा, पेले से पहले 10 सिर्फ एक नंबर था। पेले से पहले फुटबॉल एक धीमा खेल था। उन्होंने सब कुछ बदल दिया। पेले का जन्म 23 अक्टूबर 1940 को हुआ था और उनका शुरुआती नाम एडसन एरांतेस दो नासिमेंटो था। लेकिन बचपन में जिस तरह वो गोल्स को सेव करते थे, इसके चलते उनका नाम पेले पड़ गया।
और अब कुछ और खबरें आप तक पहुंचानी जरूरी है। चीन में कोरोना को लेकर लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि हमें आपकी फिक्र है, हिंदुस्तान की फिक्र है। चीन में कोरोना कितना खतरनाक हो चुका है, इस पर जो नई रिपोर्ट्स आ रही है वो दुनिया को और डराने वाली है। वायरस की चपेट में आकर चीन में रोज तकरीबन 9000 लोगों की मौत हो रही है। रिपोर्ट लंदन के उसी फर्म ने रिलीज की है जिसने चीन में 27 करोड़ केस आने की भविष्यवाणी की थी। चीन के मरघट बनने की नई भविष्यवाणी इसीलिए भी डरावनी है क्योंकि चीन में कोरोना कहर बरपा रहा है। हालात बेहद खराब हो चुके हैं। चीन के शहर शहर लाशों के अंबार लगने लगे हैं। लंदन की ग्लोबल हेल्थ इंटेलिजेंस फर्म एफिनिटी ने चीन में मचे कोरोना विस्फोट पर चौंकाने वाली रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चीन में इन्फेक्शन से हर रोज 9000 मौतें हो रही हैं। ये आंकड़ा पिछले हफ्ते से करीब दोगुना है। चीन में वायरस की बेकाबू रफ्तार दुनिया को डराने लगी है। कोरोना इस कदर भयावह हो चुका है चीन में कि सड़कें लाशों से पटी हुई हैं, लेकिन चीन दुनिया से हर आंकड़ा छिपा रहा है। कोरोना के जिस कहर पर चीन पर्दा डाल रहा है, उस झूठ के पर्दे को चीन की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जेनिफर जंग ने तोड़ा। जेनिफर ने सोशल मीडिया पर चीन में मचे हाहाकार का जो वीडियो साझा किया वो कलेजा कपाने वाला है। चीन की शैंडोंग स्टेट के लाइजू सिटी में कोरोना कहर बरपा रहा है। शमशान के बाहर लाशों का अंबार लगा है। जहाँ तक नजर जाती है ताबूत ही नजर आते हैं। परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए लोग कतारों में खड़े हैं। अपनों के अंतिम संस्कार के लिए लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। 7 दिसंबर को चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी के नियमों में छूट दी थी और उसी के बाद चीन में हुआ है कोरोना विस्फोट। हालत ये है कि चीन का हेल्थ सिस्टम पूरी तरह चरमरा चुका है और इसी वजह से शमशान घाट में तक शव रखने की जगह नहीं बची है। हालात खौफनाक हैं, लेकिन चीन हालातों से सबक न लेकर आंकड़े छिपाने में लगा है। चीन की यही चालबाजी दुनिया को डरा रही है। चीन में कोरोना वायरस को लेकर एक और डर फैलता जा रहा है। एक्सपर्ट्स को लगता है कि अब कोरोना के 2 वेरिएंट्स यानी डेल्टा और ओमिक्रॉन का कॉकटेल बन रहा है। ये दोनों वेरिएंट मिक्स होकर एक और सुपर स्ट्रेन बना रहे हैं जिससे हालात और ज्यादा अब बिगड़ सकते हैं। असल में चीन के अस्पतालों में इस वक्त जो मरीज आ रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा वो हैं जिनको लंग इन्फेक्शन की बीमारी डायग्नोज हो रही है। इसमें भी हैरान करने वाली बात यह है कि ये मरीज उन जगहों पर हैं जो कोरोना की पहली लहर के एपिसेंटर बन चुके हैं, यानी वो इलाके जहां चीन में कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। रिपोर्ट्स कहती हैं चीन के हीबई, बीजिंग और शंघाई में कोरोना पॉजिटिव कई मरीजों के लंग्स में व्हाइट लंग्स वाला पैच दिखाई दिया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका दूसरा मतलब ये है कि जो लोग व्हाइट फंगस से संक्रमित हैं, उनमें ओमिक्रॉन का वेरिएंट नहीं बल्कि वायरस का कोई और वेरिएंट मौजूद था। चीन की हालत पर नजर रखने वालों का मानना है कि इस वक्त वुहान में डेल्टा वेरिएंट की वापसी हुई है। इसके मायने ये है कि वुहान शहर में ओमिक्रॉन नहीं डेल्टा वेरिएंट डोमिनेंट स्ट्रेन के तौर पर लोगों की बीमारी बन रहा है। चीन के सोशल मीडिया पर व्हाइट फंगस के मरीजों पर पोस्ट वायरल हो रही है। व्हाइट फंगस में किडनी, दिमाग, स्किन, मुंह और पेट को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसे मरीजों की रिपोर्ट चीन के सीनियर अधिकारियों से भी शेयर की जा रही है। इसीलिए अंदेशा जताया जा रहा है कि चीन में सुपर स्ट्रेन कहर बरपा सकता है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट मिलकर डेलमिक्रॉन जैसा स्ट्रेन नए सिरे पर लाशें बिछा सकता है। एक और डराने वाली खबर है, चीन में व्हाइट फंगस के केस भी तेजी से रिपोर्ट होने लगे हैं, लेकिन इन सब के बीच चीन की नकली रिपोर्ट रेडी करने की भी खबर अब आ चुकी है। चीन में ऐसे कई सेंटर्स एक्टिव है जहां आसानी से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट बांटी जा रही है। चीन की सोशल एक्टिविस्ट ने ही चीन को इस बार एक्सपोज कर दिया है। चीन की ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग के इस ट्वीट ने चीन के फरेब की पोल खोलकर रख दी। जेनिफर ने दावा किया कि चीन न सिर्फ दुनिया को कोरोना पर गुमराह कर रहा है, बल्कि बीजिंग सरकार जानबूझकर पॉजिटिव लोगों को नेगेटिव रिपोर्ट जारी कर रही है। जेनिफर जेंग ने चीन के भ्रमजाल पर और भी कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जेनिफर ने चीन की चालबाजी से दुनिया को खबरदार करते हुए दावा किया कि चीन से आ रहे यात्रियों की कोविड रिपोर्ट पर भरोसा न करें। चीन में आसानी से कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट मिल रही है। चीन से आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच जरूरी है। जेनिफर जैंग ने यह भी दावा किया है कि इस गोरख धंधे में चीन भी शामिल है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों को नेगेटिव रिपोर्ट बांटकर चीन दुनिया को खतरे में डाल रहा है। जेनिफर ने दुनिया के साथ अमेरिका को भी खबरदार किया है। दावा है कि जो लोग चीन से अमेरिका जा रहे हैं उन्हें तक चीन सरकार नेगेटिव रिपोर्ट बांट रही है। चीन के कई शहरों में ऐसे सेंटर्स तक एक्टिव हैं जहां कोरोना रिपोर्ट लोगों की मनमर्जी के आधार पर रेडी की जा रही है।
यानी चीन जितना कोरोना के आंकड़े छिपाने में माहिर है, उतना ही वायरस विस्फोट कराने का भी विलेन है। चीन की चालबाजियों पर जेनिफर जेंग के दावे दुनिया को डरा रहे हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि चीन पॉजिटिव मरीजों को भी नेगेटिव रिपोर्ट का सर्टिफिकेट देकर वायरस को फैला रहा है। देखिए, चीन तो कोरोना से जुड़ी जानकारियों पर कुंडली मारकर बैठा हुआ है, लेकिन इस बीच शंघाई में कोरोना की दूसरी लहर तबाही मचाने लगी है। वहां से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही है। अस्पताल भर चुके हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है। चीन के लोगों का सड़कों पर इस वक्त इलाज चल रहा है। जिनको इलाज मिल रहा है वो खुशकिस्मत हैं, क्योंकि चीन में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना की दवा तक मैसर नहीं है। वो दवाओं के लिए मारे मारे फिर रहे हैं और जब कहीं भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो फिर ऐसे मरीजों का आखिरी पता चीन के शमशान बन रहे हैं। दिल को चीरने वाली ये तस्वीरें वुहान के जिंगजोउ क्रीमेटोरियम की बताई जा रही हैं। सैकड़ों लोग कोरोना संक्रमित मरीजों के शव लेकर पहुंचे हैं, लेकिन चूंकि वेटिंग टाइम इतना ज्यादा है कि तय वक्त पर अंतिम संस्कार तक नहीं हो रहा, कई लोगों को टोकन बांटे जा रहे हैं, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाशों वाले तबूत सड़क पर छोड़ दिए हैं। चीन लगातार दावा करता है कि उसके यहाँ सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, कोविड से कोई परेशानी नहीं। ये तक कहा कि चीन में 24 घंटे में 5000 केस आए और सिर्फ एक शख्स की मौत हुई। लेकिन चीन के सोशल मीडिया इस तरह के वीडियो से भरे पड़े हैं। शंघाई, शुजोउ, गुगांगझोउ, लियाओनिन समेत कई शहरों में अस्पतालों में मरीजों की भरमार है। इमरजेंसी समेत ओपीडी में पांव रखने तक की जगह नहीं। और इतना ही नहीं, मौत इतने बड़े पैमाने पर हो रही है कि शमशान घाट में 2400 घंटे शवों का दाह संस्कार हो रहा है। इसके बावजूद कई दिनों की वेटिंग है। कोरोना पर लगातार अपडेट्स देने वाली सोशल एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने एक और वीडियो पोस्ट किया। दावा किया गया कि ये वीडियो चोंगकिंग शहर का है, जहां एक ही दिन में 10 परिवारों ने कोरोना पॉजिटिव मरीजों का दाह संस्कार किया। और चूंकि शमशान घाट में जगह नहीं मिली, इसीलिए सड़क किनारे मेकशिफ्ट टेंट्स लगाकर अंतिम क्रियाकर्म किया गया। और अब बात सुपर पावर अमेरिका की, जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका में अभी बर्फीले तूफान की वजह से हालात बहुत खराब है। भारी बर्फबारी हो रही है। कई राज्यों में वाटर सप्लाई के लिए बिछाई गई पाइपलाइन फट गई है। कई जगह लीकेज हो रहा है। इसकी मरम्मत की कोशिश हो रही है, लेकिन पानी के लिए इस इंतजार में लोग परेशान हो रहे हैं और पैकेज वाटर के लिए लाइनें, लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आ रही है। वजह है ये बर्फबारी। अमेरिका में बर्फीले तूफान का जोर भले ही कमजोर पड़ गया हो, लेकिन बर्फबारी का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। ये तस्वीरें अमेरिका के कोलोराडो प्रांत की राजधानी डेनवर की हैं, जहां इतनी बर्फ पड़ी कि 17 इंच मोटी चादर बिछ गई है। नतीजा ये है कि ज्यादातर रास्ते बंद हो गए हैं। जो खुले हैं उनका भी हाल कुछ अच्छा नहीं है। बर्फ के वजन से टूटे पेड़ों ने रास्तों के किनारे खड़ी गाड़ियों का कचूमर निकाल दिया है। डेनवर में करीब 5000 घर ऐसे हैं जिनकी बिजली गुल है। इस बीच एक और स्नो स्टॉर्म का अलर्ट भी जारी किया गया है, जो इस हफ्ते के अंत या अगले हफ्ते के शुरू में आ सकता है। ये तस्वीरें मिसिसिपी के बेरम की हैं। ठंड का कहर यहाँ पानी का संकट बनकर टूटा है। नतीजा ये कि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के बाहर गाड़ियों की कतार लगी है। प्यास बुझाने के लिए लोग यहाँ से पानी की बोतलें ले जा रहे हैं। दरअसल बेरम में वाटर सप्लाई लाइन कई जगह टूट चुकी है, कई जगह लीकेज है, जिनकी मरम्मत की जा रही है। लेकिन हालात कब तक सामान्य होंगे कहना मुश्किल है। मिसिसिपी की राजधानी जैक्सन का भी यही हाल है। ठंड ने जॉर्जिया का भी बुरा हाल कर दिया है। बट्स काउंटी में पाइपलाइंस फटने से पानी की सप्लाई सोमवार से ही पूरी तरह ठप है। यहाँ भी वाटर सप्लाई सेंटर्स पर लोगों की कतार है। वैसे ये सिर्फ वानगी है। अमेरिका का बड़ा हिस्सा पानी के लिए इसी तरह तरस रहा है। अमेरिका को अपनी ताकत पर बड़ा घमंड है, लेकिन बर्फ ने सुपर पावर को उसकी जगह बता दी है। और इस बीच नॉर्थ इंडिया में भी कोहरे और ठंड का कहर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। 2 दिन के ब्रेक के बाद यूपी में कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली है। टेम्परेचर में काफी गिरावट भी दर्ज हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि कल से दिल्ली और एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप शुरू हो जाएगा। मौसम विभाग की इसी भविष्यवाणी का असर भी दिखने लगा है। दिल्ली समेत उत्तर भारत में हाड़ कांपती ठंड और कोहरे का सितम फिर शुरू हो चुका है। खासकर यूपी के कई शहरों में भीषण ठंड पड़ने लगी है। वाराणसी जैसे शहरों में हाड़ कपाने वाली शीतलहरें चलने लगी हैं। साथ ही कोहरे का सितम लोगों को खासा परेशान कर रहा है। भोर में करीब 6 बजे आज निकले तो देखिए चारों तरफ कोहरा से एकदम छाया हुआ है। बहुत बेजोड़ ठंड है और हम लोग भाग करके चाय पीते हैं तो ही राहत मिलती है। कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है। पिछले 24 घंटों में दिल्ली समेत एनसीआर में भी मौसम का मिजाज तेजी से बदला है। कोहरे के साथ दिल्ली एनसीआर में हाड़ कपाती ठंड फिर दस्तक दे चुकी है। फॉग बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब सामने वाला बंदा नहीं दिख रहा। सर्दी तो काफी ज्यादा हो रहा है, नाक से पानी गिर रहा है बहुत जी, ऐसे लग रहा है उंगली कट कट के गिर रहे हैं।
मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटों में दिल्ली समेत उत्तर भारत में टेम्परेचर और गिरेगा। साथ ही कोहरा और घना हो सकता है। खासकर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से उत्तर प्रदेश में शीतलहर और कहर बरपा सकती है। कानपुर, अयोध्या जैसे शहरों में ठंड और कोहरे का प्रकोप फिर बढ़ चुका है। मौसम की मार पहाड़ों पर भी पड़ रही है। हिमाचल के रोहतांग में भीषण बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी की वजह से कई घंटों तक सैकड़ों गाड़ियां अटल टनल के बाहर फंसी रहीं। करीब 8 घंटे के ऑपरेशन के बाद यातायात बहाल हो सका। मौसम का बदला मिजाज अभी और भी परेशान करेगा। मौसम विभाग की माने तो जनवरी के फर्स्ट वीक में देश के कई राज्यों में सर्दी और कोहरे का सितम बढ़ सकता है। अब रियलिटी से जरा रियल लाइफ की तरफ आएंगे। फिल्म की बात करेंगे, एक ऐसी फिल्म जो कमाई के सारे कीर्तिमान तोड़ रही है और फिल्म का नाम है अवतार 2। कमाई का नया कीर्तिमान क्या है? इस फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2 हफ्ते में 8,500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है और ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। पानी में बसी दुनिया की कहानी कहने वाली जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर के आगे बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की सारी फिल्में पानी भर रही हैं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक हर बॉक्स ऑफिस पर अवतार 2 का ही जादू चल रहा है। 16 दिसंबर को रिलीज हुई अवतार 2 पूरी दुनिया में अब तक 8,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। वैसे तो 2022 में रिलीज हुई टॉम क्रूज की टॉप गन मैवरिक और क्रिस प्रैट की जुरासिक वर्ल्ड डोमिनियन भी $1 बिलियन से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। लेकिन जहाँ तक कमाई की रफ्तार यानी स्पीड की बात है, अवतार 2 ने दोनों को पीछे छोड़ दिया है। अवतार 2 सिर्फ ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर ही बम्पर कमाई नहीं कर रही, इसका झंडा देसी बॉक्स ऑफिस पर भी बुलंद है। सिर्फ 14 दिन में इसने भारत में 300 करोड़ रुपए की कमाई की है। अवतार 2 की कमाई का सिलसिला अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये आने वाले दिनों में भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हॉलीवुड फिल्म बन जाएगी। फिलहाल ये तमगा 373 करोड़ 22 लाख रुपए का कलेक्शन कर चुकी एवेंजर्स एंड गेम के नाम है। स्पेशल इफेक्ट्स, VFX और बैकग्राउंड स्कोर के कमाल ने करीब 2000 करोड़ की लागत से बनी अवतार 2 को फिल्म के शौकीनों की स्पेशल चॉइस बना दिया है। और अब एक्ट्रेस टुनीशा सुसाइड केस की बात करनी है, क्योंकि आज उनकी मां एक बार फिर से कैमरे के सामने आई और उन्होंने ये दावा किया कि शिजान टुनीशा को ब्लैकमेल किया करता था, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स की डिमांड तक टुनीशा से किया करता था। इल्जाम ये भी है कि शिजान ड्रग्स लेता था। आज सुबह एक बार फिर तुनिशा की मां नए आरोपों के साथ मीडिया के सामने आई। वनीता शर्मा ने इल्जाम लगाया कि शीजान तुनिशा से महंगे गिफ्ट्स की फरमाइश करता था और वो धीरे धीरे उसे मुस्लिम रीति रिवाज सिखा रहा था। मां ने आरोप लगाया कि तुनिशा पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव था। उसके बिहेवियर में जो चेंजेस आ रही थी टुनीशा के, कभी उसकी माँ को अम्मा, उसकी बहन को बोलना और मुस्लिम अपना धर्म अपनाने की उसको करता था। इस तरह के इल्जाम वनीता के परिवार की तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन आज तुनिशा की मां एक कदम और आगे बढ़ गई। दावा किया कि शीजान ड्रग्स का आदी है। मेरे को तुनिशा ने बताया था। क्या बताया था? कि मम्मा शीजान ना नशा वशा करता है सेट पे। तुनिशा के मामा ने सबसे पहले हत्या का शक जताया था। आज कैमरे के सामने तुनिशा की मां ने इस बात को आगे बढ़ाया। क्योंकि उसकी मां जिम्मेवार है, जो 24 घंटे उसको फोन पे उसकी गर्लफ्रेंड की बातें, क्या मतलब है गर्लफ्रेंड की बातें करने का? जब आपको पता है बच्चा कितना सेंसिटिव है, बच्चा ठीक नहीं है, जो भी है, आप क्यों उससे बातें कर रही हो? तो मेरे से बात करना। जिस वक्त शीजान पर नए इल्जाम लग रहे थे, उसी दौरान कोर्ट में उसकी रिमांड पर बहस हो रही थी। सरकारी वकील ने शीजान की रिमांड बढ़ाने के लिए दलीलें दी। कहा शीजान ने तुनिशा को थप्पड़ मारा था, तुनिशा को हिजाब पहनने के लिए कहता था, उर्दू सिखाता था। दूसरी तरफ शीजान के वकील ने पुलिस कस्टडी का विरोध किया। हालांकि कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद शीजान को कल तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया। और अब साउथ कोरिया से शॉकिंग तस्वीरें आपके सामने रखनी है जो हमें मिली है। यहां एक्सप्रेसवे टनल से गुजर रही एक बस अचानक ट्रक से टकरा गई। इसके फौरन बाद धमाका हुआ, चारों तरफ आग की लपटें दिखाई देने लगी और इस भयानक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। हादसे और आगजनी की ऐसी तस्वीरें आपने पहले शायद ही कहीं देखी होंगी। एक नजर में देखने में किसी हॉलीवुड फिल्म का सेट लग रहा है, लेकिन आग के बवंडर की ये तस्वीर साउथ कोरिया के हाईवे की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं एलिवेटेड सुरंग आग की आगोश में समाई हुई है और सुरंग से काले धुएं का गुबार लगातार निकल रहा है। वहीं टनल के ठीक नीचे की तरफ गाड़ियां फर्राटे भरती नजर आ रही हैं। ये हादसा साउथ कोरिया की राजधानी सियोल के पास हाईवे पर ट्रक और बस की टक्कर के बाद हुआ।
जिसके बाद आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। इस भीषण हादसे में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई और 37 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक ये हादसा दोपहर 1:50 के आसपास हुआ। आग की सूचना फौरन दमकल विभाग को दी गई। इसके बाद 50 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, 140 दमकल कर्मी और हेलीकॉप्टर मौके पर भेजे गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।